काल के पहले चरण को भारतेंदु युग कहा गया। क्यों कहा गया? सीधी सी बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव और उनका जो योगदान रहा है हिंदी साहित्य को, उसको ध्यान में रखते हुए इस काल का नामकरण भारतेंदु काल रखा गया है। वो इसके पुरोधा रचनाकार रहे हैं। भारतेंदु युग का जो समय रहा है, उस समय के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है भारतेंदु को। इन्होंने कई सारी चीजों को जो है नए तरीके से साहित्य में स्थान दिया। इससे पहले अनुवाद जैसी चीज जो है या फिर समीक्षा जैसी चीज जो है, वो बहुत कम मौजूद थी हिंदी साहित्य में। टीकाएं जरूर लिखी जाती थी, लेकिन उन टीकाओं का अपना एक अलग तरीका था, अपना एक अलग स्ट्रक्चर था। टीकाएं समीक्षाएं ही कही जाती है, लेकिन उनका अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी एक अलग बनावट है, उनकी अपनी एक रचना शैली है, उनका अपना एक रचना विधान है। नए स्तर पर भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई सारी विधाओं का सूत्रपात किया। इस वजह से वो इस युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ पद्य बल्कि गद्य में भी उतनी ही सक्रियता से भाग लिया। छोटी उम्र के बावजूद इतनी विशाल और विशद रचनाएं करके गए हैं जिन पर हम यकीन नहीं कर सकते। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली रहा था। हर व्यक्ति जो साहित्य की दुनिया से संबंध रखता है, चाहे वो संपादक है, चाहे वो साहित्य लेखक है, चाहे वो समीक्षक है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो विचारक है, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित था। वो अपने भीतर एक समय में कई सारे गुणों को रखते थे। उनके व्यक्तित्व में कई सारे गुण मौजूद थे एक साथ। जैसे संपादन का काम वो उतने ही बेहतरीन तरीके से करते थे जितना कि लेखन का कार्य करते थे। वो एक कुशल संगठन करता थे। उन्होंने अपने मंडल के रचनाकारों को एक विशेष धारा की रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव में आने के कारण कई आधुनिक काल के कवि जो भारतेंदु के समय के बाद के हैं, वो लोग भी भारतेंदु की तरह या उनके मंडल की तरह रचनाएं करने को प्रवृत्त हुए। साहित्यकारों के नेता वो कहे जा सकते थे। समाज को सुधार की दिशा देने वाले व्यक्ति, सुधार की दिशा देने वाले विचारक के तौर पे उनको पहचाना जाता है। और सबसे खास बात, वो खुद हमेशा युवा रहे हैं, इसीलिए उनके आसपास युवा लोग और उत्साही लोगों की एक पूरी फौज हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहती थी। और ऐसे गुण किसी नेता में या फिर किसी संगठनकर्ता में या किसी कुशल व्यक्ति में ही हो सकते हैं, जो भारतेंदु में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। और इसी वजह से इस समय को, जिस समय भारतेंदु रचना कर रहे हैं, उस समय को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है, जो बिल्कुल हमें उचित प्रतीत होती है। भारतेंदु जैसा कोई व्यक्तित्व जो है उस समय विशेष में हमें नजर नहीं आता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस बारे में लिखा है, प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। ये क्वेश्चन बनता है, भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन कहते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं। और संक्रमण काल की तरफ इशारा करके वो शुक्ल जी द्वारा जो संक्रांति काल का समय दिया गया था, उसको भी वो प्रभावी रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। ऐसा समय जब सब कुछ अचानक से बदल गया, राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाने वाला साहित्य धड़ाम से गिर गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया, उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही थी क्योंकि जनता उसमें मौजूद नहीं थी। ऐसी स्थितियों में धीरे धीरे जो लौकिक साहित्य था, लौकिक साहित्य का मतलब है छोटे स्तर पर गांवों में, सभाओं में, मंडलियों में, चौपालों पर या भजन जागरण करने वाले लोगों के बीच जो साहित्य अपना स्थान बना रहा था, वो धीरे धीरे इस दरबारी साहित्य की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा था, क्योंकि लोग उससे जुड़ा था। इसी प्रकार के साहित्य की रचना करने में प्रवृत्त हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साथ के लोग। आपको पता होगा, अनेक अनेक प्रकार की विधाएं, जैसे टप्पे इत्यादि लिखना, जैसे समस्या पूर्ति लिखना, है ना, और उस समस्या पूर्ति में भी बहुत छोटी छोटी और संक्षिप्त चीजों के बारे में बात करना ना, जैसे शादियों में वगैरह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि में
गाली गाने की परंपरा है, उसको भी भारतेंदु ने साहित्यिक विधा बनाने की कोशिश की। लावणी गाई जाती है। एक और विधा थी जो स्यापा कहलाती है। स्यापा स्यापा का मतलब है कोई काम जो हुआ है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उसकी विवेचना करना और उसके पीछे किसी को जिम्मेदार ठहराना। मुकरियां लिखी जाती थी। हमारी संगीत परंपरा है, उसमें मुकरी को मुख्य स्थान दिया गया है। मुकरियां भी इस समय में लिखी गई, यानी कि अलग अलग तरह का साहित्य, कौन सा साहित्य लिखा जाना चाहिए, कौन से साहित्य को हमें जो है ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, इस स्तर पर बहुत ज्यादा प्रयोग हुए। हर प्रकार का साहित्य भारतेंदु ने खुद लिखने की कोशिश की, उनके मंडल के सदस्यों ने लिखने की कोशिश की, और हिंदी साहित्य जो है धीरे धीरे करके अपना एक नया रूप बना रहा। जैसे एक कली खिल करके एक नया फूल बनती है, ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य आधुनिक काल में जैसे ही प्रवेश करता है, भारतेंदु के साहित्य की दुनिया में आने के बाद उसका एक नया ही रूप देखने को मिलता है। जब फूल बंद होती है, कली के रूप में होता है। हाँ बिल्कुल, गाली, पैरोडी, मुकरियां, लावणी, चापा, बहुत सारी चीजें जो एक तरीके से कविता करने की अलग अलग शैलियां थी, उनको भारतेंदु ने स्थान दिया। और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, स्यापा, गाली, मुकरियां, लावणी, प्यार इत्यादि, ये लोक जीवन से जुड़ी हुई चीजें थी। लोग इसको अपना साहित्य मानती थी, क्योंकि रीति काल ने लोगों को साहित्य से काट दिया था। वो राजा की सिर्फ प्रशंसा सुनने के लिए आंखें बंद करके और सिर्फ अपने कान खोलकर बैठ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है उस साहित्य से कुछ सीखने का, क्योंकि उनका राजा वैसा है ही नहीं जैसा साहित्य में दिखाया गया है। तब वो उसको क्यों सच माने, क्यों उसको जो है अपना साहित्य माने। लोग कट रहे थे साहित्य से। इन चीजों को भारतेंदु युग में आने के बाद एक नया रूप मिला, एक नए तेवर मिले, जिसको वो समझते थे कि लोगों से जुड़ने के लिए एक तरीके का जन आंदोलन शुरू करने के लिए इस प्रकार का साहित्य लिखने की आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, अति आवश्यकता है, क्योंकि वो समय ऐसा है जिसमें स्वाधीनता के लिए छोटा बड़ा हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहा अपने स्तर पर। तो वासने भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो नई आकांक्षाएं उत्पन्न हुई है राष्ट्रीयता के प्रति, जो राष्ट्रीयता के नए प्रतीक उभर कर सामने आ रहे थे, उनको अपने इस छुटपुट साहित्य के माध्यम से, अपने इस लौकिक रूप के साहित्य के माध्यम से, लौकिक शैलियों के साहित्य के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लौकिक जगत से आती हैं, स्थान बनाती है। ये सारी की सारी चीजें जो थी वो लोक से कनेक्ट होती थी, इसलिए आधुनिक काल के इन लोगों ने अपने साहित्य में इनको स्थान दिया। क्लियर? संक्रमण काल को, संक्रांति काल को जरूर ध्यान में रखिए, ये महत्वपूर्ण है। जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक अद्भुत मेधा शक्ति के साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि उन्हें भारतेंदु जैसा एक पुत्र जो है मिला, जो उसका संरक्षण कर सका, जो उसको आगे बढ़ा सका, जो उसको इतना सुंदर और प्रभावी बना सका। उस समय दिक्कत क्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। मैंने पहले ही बताया था, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी नेताओं ने ये सबक सीखा कि क्या किया जाए एक संपर्क भाषा को डेवलप करने के लिए, ताकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम अगर संपर्क करना चाहे लोगों से, तो वो लोग उस भाषा को समझ सके, कम्युनिकेट करने में जो इजी हो, बहुत आसान हो बातचीत करने में, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में और उसका प्रत्युत्तर लेने में, फीडबैक लेने में। तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है, तभी संप्रेषण पूरा होता है, जब सामने वाले का उत्तर आपको मिल जाता है। अर्थ हो गया कि बात समझ में आई है उसको और उसने जवाब दिया है। तो ये जवाब प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी, जो भाषाई स्तर पर बिखरे हुए भारत को एकजुट बना सके। इसके लिए भरपूर प्रयत्न किए गए, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रयत्न किए गए,
भाषण और रैलियों के माध्यम से प्रयत्न किए गए, छोटी छोटी पाठशालाओं की स्थापना करके प्रयत्न किए गए, छोटी छोटी गुटकों की सामग्री के रूप में प्रयत्न किए गए, छोटी छोटी पुस्तकों का जो है संपादन लेखन और उनको प्रिंट करवा कर लोगों में बांटा गया, ताकि लोगों में एक चेतना पैदा हो, वो किसी एक भाषा को सीखने की तरफ मुड़े ना, जो पूरे के पूरे भारतवर्ष की एक एक भाषा बन सके। और इस संदर्भ में दो जो है लड़ाइयां बड़े स्तर पर चल रही थी। कुछ लोग ये मानते थे कि उर्दू भाषा शैली वाली जो हिंदी थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि उर्दू अभी तक राजकाज की भाषा थी लंबे समय से, और लोगों के दिलो दिमाग में उर्दू है, बैठी हुई है। तो क्यों एक नई भाषा को जो है डेवलप किया जाए, बल्कि उर्दू पर ही काम किया जाए और उसी को जो है संपर्क भाषा के तौर पे बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसी को विकसित किया जाए। लेकिन कई सारी समस्याएं थी, उसकी शैली अलग थी, उसकी लिपि अलग थी, और वो लोगों को नहीं आती थी, उसमें प्रयोग करना लोगों को नहीं आता था। आम बोलचाल के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और उनको गैर साहित्यिक बना करके उनका जो देशज रूप था वो लोगों में प्रचलित था। उनका साहित्यिक रूप, उनका मानक रूप जो था वो लोग ठीक ढंग से नहीं जानते थे। ऐसे में कहीं ज्यादा मेहनत की आवश्यकता थी उस भाषा के मानकीकरण को लेकर के। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि उर्दू राजभाषा बने या उर्दू संपर्क भाषा के तौर पे स्थापित हो, और कुछ लोग थे वो चाहते थे कि उर्दू वाली शब्दावली के कुछ शब्द जरूर मिलाए जाए, लेकिन खड़ी बोली हिंदी जो है वो संपर्क भाषा या राजभाषा के तौर पे स्थापित हो आगे चल करके। तो ये दो गुट थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो उर्दू वाली हिंदी के पक्षधर थे, और राजा लक्ष्मण सिंह जो तत्सम शब्दावली वाली हिंदी, जिसमें ब्रज अवधि के शब्द भी है, जिसमें उर्दू के भी छिटपुट शब्द है, जिसमें संस्कृत के बहुत ज्यादा शब्दों का प्रभाव है, जिसमें अंग्रेजी के भी कुछ शब्द जो है रूपांतरित होकर के प्रयोग किए जाते हैं, उस हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। और इनके बीच बहुत लंबे समय तक भाषा को लेकर के उसके स्ट्रक्चर को फिक्स करने को लेकर के बहुत ज्यादा समय तक विवाद चला है। इन दोनों विरोधी शैलियों को एक समन्वय करने की कोशिश की, एक बीच का मार्ग अपनाया भारतेंदु ने, और खड़ी बोली और ब्रज भाषा में दोनों रूपों में कविता करके उन्होंने दिखाई, उर्दू की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए। तो दो ये जो विरोधी शैलियां इस समय में पनपी थी आधुनिक काल की शुरुआत में, उनका एक तरीके से जो है निवारण किया भारतेंदु ने, एक मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया। खड़ी बोली की तरफ वो प्रवृत्त हुए, उन्होंने कहा कि इसमें मुझे कुछ सूत्र मिलते हैं, और भाषा के साथ छेड़छाड़ क्यों करनी। जिस समय में समाज और लोग जो भाषा बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको व्यवहार में लाने दीजिए। हो सकता है वो अपना रूप बदल करके एक नया रूप बना ले, वो उस भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी पर, उस भाषा की लोचनीयता पर जो है निर्भर करता है। और इसी वजह से वो क्या बोलते हैं, भाषा को बहता हुआ नीर बोलते हैं। जैसे पानी बहता हुआ जिस तरफ ढलान होगा उसी तरफ जाएगा, जिस तरफ उसे सहजता सरलता और आकर्षण लगेगा, जिस तरफ उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे वो उसी तरफ बढ़ेगा। ठीक वैसे ही भाषा की भी यही प्रवृत्ति होती है, वो कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। जहां उनको लोचनीयता ज्यादा दिखाई देती है, अपने आप को बदलने की क्षमता ज्यादा दिखाई देती है, वो उस तरफ मुड़ती है। तो भाषा को बहने दीजिए, भाषा तो एक बहता नीर है, पाखा बहता नीर, ये बात कहकर के भारतेंदु इस बात की पुष्टि करते हैं कि भाषा को अपने वेग से बहने दीजिए, लोग जो स्वीकारेगा वही भाषा के रूप में स्थापित होगी। तो उन्होंने ये भी एक बड़ा काम किया, मध्यम मार्ग अपनाया, और खड़ी बोली हिंदी के विकास की जो है आयाम बनाने की कोशिश की, उनको जो है साहित्यिक भाषा के तौर पे स्थापित होने का एक अवसर दिया। और इसके लिए उन्होंने खुद पत्र पत्रिकाएं निकाली, खुद जो है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने लगे, लिखने लगे। जो गद्य विधाएं थी वो तो खड़ी बोली में ही लिख रहे थे, पद्य विधाओं में भी वो इस खड़ी बोली की शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे, उसको जो है प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश अपने स्तर पर और अपने मंडल के स्तर पर करने लगी। इस समय में
अधिकांश कविता वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक है। और ये जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं मध्यकाल से आती है। एक बात को बहुत विस्तृत करके प्रस्तुत किया गया है। मध्यकाल में आप देखेंगे कुछ कवि ऐसे हैं जो एक बहुत बड़ी बात को भी सीमित शब्दों में रख करके और प्रस्तुत कर देते हैं। ये कवि की अपनी प्रतिभा होती है। और एक कवि की प्रतिभा होती है कि कोई अति संक्षिप्त बात को भी बहुत विस्तृत करके प्रस्तुत कर देना। छोटी सी घटना होती है उसको भी बहुत बड़ा विस्तार दे देना, ये भी एक कवि की प्रतिभा होती है। भारतेंदु युग का जो साहित्य है उसमें वो वर्णन प्रधान है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सर वस्तुनिष्ठ मतलब सर, वस्तुनिष्ठ माने सही से बताइए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है बहुत छोटा ना, सीमित। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दे दिया है ना, भारतेंदु कौन थे, ठीक है, एक प्रश्न है भारतेंदु कौन थे, और ऑप्शन में आपके लिए ए में था लेखक थे वो, बी में दे दिया नेता थे वो, सी में दे दिया क्रांतिकारी थे वो, और डी में दे दिया वो एक व्यापारी थे। तो क्या थे वो, लेखक थे, रचनाकार थे। ओके सर। ये इसकी वस्तुनिष्ठता हो गई। एक आपको ऑप्शन नहीं दे करके क्या कर दिया, छोड़ दिया खुला कि भारतेंदु कौन थे, लिखिए। अब आप कितना भी विस्तार में लिख सकते हैं, हो सकता है आप लिखते लिखते एक ग्रंथ का निर्माण कर दें भारतेंदु कौन थे इस पर। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कुछ सीमितताएं हैं उसमें, सिर्फ आपको अब ए ऑप्शन मतलब एक ही ऑप्शन चूज करना है, ये वस्तुनिष्ठता है। और वो एग्जैक्ट सही होगा, वो एक ही ऑप्शन चूज करना है। इस हिसाब से भारतेंदु काल की जो कविताएं हैं वो कुछ सीमित विषयों पर लिखी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन सीमित विषयों को किसी कवि ने चुना है उसको बहुत ज्यादा विस्तार किया है, मतलब वर्णनात्मक शैली को अपनाया है, उसको बहुत ज्यादा फैला दिया है। सर इसका मतलब ये हुआ सर, विषय सीमित है सर, वस्तुनिष्ठ मतलब सर। बिल्कुल, विषय सीमित है। जैसे मध्यकालीन कविता के भी विषय क्या है, सीमित है। और आधुनिक काल जो भारतेंदु के बाद का समय, आप द्विवेदी युग को देखिए, वहां पर भी विषय आपको बहुत सीमित मिलेंगे। छायावाद और उसके बाद का जो समय ना, उसमें विषयों की व्यापकता आती है, छोटे छोटे विषयों पर सर भी जो साहित्य लिखा गया। हाँ, सर जो सर विषय निष्ठ का विलोम है क्या सर? किसका विषय निष्ठ का, विषय निष्ठ किसका विलोम है? वस्तुनिष्ठ का सर, हम्म, होगा कि नहीं सर, हमें पता नहीं। इसको चेक करके बताएंगे आपको ना, वस्तुनिष्ठ का विलोम क्या होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब अति संक्षिप्त, और वो पूर्णतः सही है, एग्जैक्ट आंसर मिलता है आपको वस्तुनिष्ठ उत्तर में, और वो सब जगह एक जैसा होता है, उसका एक रूप होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं कहीं पर भी दूंगा, अमेरिका में ये क्वेश्चन दूंगा तब भी इसका आंसर ए ही आएगा, कनाडा में दूंगा तब भी आपको इसका आंसर ए ही मिलेगा, दिल्ली में इस क्वेश्चन को दूंगा तब भी आपको उत्तर ए ही मिलेगा, और कोई छोटे से गांव में ये क्वेश्चन दूंगा तब भी आपको उत्तर ए ही मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले प्रश्न को अगर मैं देता हूं, एक ही क्लास के बच्चों को देता हूं, तो उसके भी आंसर वो लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे। वो, हाँ, वो क्या है, जिसको कहते हैं ना सब्जेक्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, व्याख्यात्मक, वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक, जिसमें विस्तार कर दिया जाता है, अपने तरीके से उसको लिखा जाता है। विषय सीमित थे, लेकिन उन विषयों को अलग अलग तरीके से वर्णन करते हुए इन कवियों ने अपने साहित्य में स्थान दिया, छंद के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, और व्यंजना पद्धति के स्तर पर। ज्यादातर जो ये साहित्य वो रीति काल से जुड़ा हुआ है, नवीनता कम दिखाई देती, उतनी ज्यादा नवीनता नहीं है। ये पूरे के पूरे भारतेंदु युग का एक तरीके से जो है समीक्षा है। नवीनता है लेकिन कम है। शुक्ल जी कहते हैं ना, सूत्र मिलते हैं नवीनता के। प्रारंभिक भारतेंदु काल एक तरीके से रीति काल का अगला चरण था, लेकिन भारतेंदु काल का जो उत्तरार्ध का समय है 1870 के आसपास और उसके बाद का जो समय, वो नवीनता लिए हुए था। वहां पर ज्यादा नवीनता आपको दिखाई देगी, भाषा के स्तर पर, काव्य के स्तर पर, शैली के स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर, हर स्तर पर
वहां पर आपको नवीनता मौजूद दिखाई देगी, और वहां से आप नवीनता के सूत्र पकड़ सकते हैं जो आगे चल करके बाद के आधुनिक काल में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। खड़ी बोली का आंदोलन शुरू हो चुका था, किंतु कविता के क्षेत्र में अभी तक भारतेंदु काल के अंतिम समय तक भी ब्रज भाषा हावी थी, वो स्थापित नहीं हुई थी। खड़ी बोली स्थापित नहीं कर पाई थी अपने आप को काव्य भाषा के तौर पे, और ये काम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जैसी पत्रिका के माध्यम से। तो ब्रज भाषा भारतेंदु काल की सर्वमान्य कविता की भाषा रही है। हाँ, खड़ी बोली को स्थान दिया गया, लेकिन अन्य विधाओं में, काव्य के इतर, मतलब ये समझिए कि कविता के अलावा जो दूसरी विधाएं थी वहां पर खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो भी एक तरीके से गेयता वाली पद्धति पर आधारित थी। वहां पर भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कोई कविता पढ़ रहे हैं आप, तुकांत थी वो। जैसे शुरुआती जो खड़ी बोली के लेखक है, उनकी उनकी उनके स्ट्रक्चर देखिए, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, वहां पर आपको लगेगा कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं। जैसे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, हाँ, लल्लू लाल जी, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई कविता पढ़ रहे हैं। जो काम धीरे धीरे आगे चल करके द्विवेदी जी ने किया, काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित किया, और इसमें भारती का बहुत बड़ा रोल रहा है। द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, किसका विपरीतार्थक? व्यक्तिनिष्ठ। चलिए इसको देख के बताते हैं, इसको कहीं डिक्शनरी में अच्छे से देख के और उसके बाद में बताएंगे। अभी इस ऐसी चीजों पर, ये बहुत छोटी सी चीजें होती है लेकिन गौर नहीं करते, बेसिक चीजों पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। गद्य के कई क्षेत्र में नई विधाओं गद्य के क्षेत्र में कई नई विधाओं का सूत्रपात खुद भारतेंदु ने भी किया और उनके समकालीन रचनाकारों ने भी किया। जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। हालांकि नाटक तो पहले से मौजूद था, लेकिन गद्यात्मक भाषा में नहीं। अभी इनसे पहले गीति नाट्य ज्यादा प्रसिद्ध थी। निबंध, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, जीवनी आदि विधाओं को जो है स्थान मिला इस काल में। कुछ अनुदित भी थी और मौलिक भी थी। ज्यादा हिस्सा जो है वो अनुदित रचनाओं का है। अनुदित का मतलब अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेशन मिलता है अन्य भाषाओं से। जैसे बांग्ला की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया भारतेंदु काल में, और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया गया। मौलिक रचनाएं भी लिखी गई, लेकिन वो कम है। जो प्रतिभावान कवि थे उन्होंने जो है खड़ी बोली में रचनाएं की है। ज्यादातर अनुदित रचनाएं आप कहानियों के क्षेत्र में देखेंगे, उपन्यासों के क्षेत्र में देखेंगे, नाटकों के संदर्भ में देखेंगे तो वो अनुदित नाटक, अनुदित रचनाएं ज्यादा दिखाई देती है। भारतेंदु ने भी बहुत सारी अनुदित रचनाएं लिखी है। इस समय में हिंदी के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, और उसमें उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो आगे चल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका बन जाती है, जिसके संपादक खुद हरिश्चंद्र थे, बाला बोधनी इत्यादि पत्रिकाएं जो है, इन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा भारतेंदु युग में खड़ी बोली को अग्रसर आगे की तरफ बढ़ाने में, और दूसरा उसको काव्य भाषा के रूप में सेट करने के लिए। काव्य भाषा के रूप पे भारतेंदु युग में खड़ी बोली के लिए इतना ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, कोई बहुत बड़ा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आगे चल करके द्विवेदी काल ने ये काम पूरा किया है, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का एक माहौल तैयार किया भारतेंदु काल ने। गद्य की विधाओं का सूत्रपात किया, गद्य का माहौल तैयार किया, और चूंकि गद्य में विचार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अब भावनाओं की बजाय विचारात्मक साहित्य देखने को मिलने लगा था। अभी तक सिर्फ भावनाओं का साहित्य था, कल्पनाओं का साहित्य था। अब साहित्य में विचार स्थान बनाने लगे। चलिए आज इसको करते हैं यहीं पे एंड, बाकी पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन से कल। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। नहीं है?
नहीं सर।